नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जैसा कि आपने पहली वाली क्लास कंप्लीट कर लिया जिसमें बेसिक एंड ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी थी। उसके बाद हमने क्लास 2 टाइप्स एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया है। आज उसके हम एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज देंगे आपको। जिसने अभी तक पहले की क्लासेज नहीं देखे, पहले आप हमारे चैनल पे जाएं और उन क्लासेज को कंप्लीट पूरी तरीके से देखें। उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज सबसे पहले हम कर रहे हैं एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इसमें एमसीक्यू भाई हम प्रीवियस ईयर क्लास के भी लेके चलेंगे, क्लास फर्स्ट के भी और क्लास सेकंड के भी, जिसमें बेसिक एंड ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स और दूसरा टाइप्स एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों क्लास के इकट्ठे चलेंगे। ऐसे ही तीसरी क्लास में 3 हो गए। ऐसे करके हम लास्ट तक कंप्लीट सिलेबस की एक बार एमसीक्यू आपको करवा देंगे। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जैसा कि हमने पीछे वाली क्लास में बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और आपको पता होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। वो हमारी कौन सी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ है। हमने आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम या एवरेज है, उसमें हम किसका जिक्र करते हैं, हम औसत आय का, किसी भी एवरेज का जिक्र करते हैं। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। विश्व बैंक आय वर्गीकरण किस आधार पर करता है। जो विश्व बैंक है वो आय वर्गीकरण हमारा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है, जिसका डाटा हर साल विश्व बैंक 1 जुलाई को प्रस्तुत करता है, जिसके अंदर हमें यह पता चलता है कि कौन कौन सा देश किस किस वर्गीकरण के अंतर्गत टॉप पे है या उस पे बिलो है या सबसे बिलो है। तो वो पूरा वर्गीकरण प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत होता है, जिसकी रिपोर्ट 1 जुलाई को आती है हर साल। भारत किस आय वर्ग में आता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत हमारा भारत देश है वो निम्न मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आता है। मैंने इसका एक डाटा दे दिया था कि आपको कि उच्च मध्यम में, निम्न वर्ग में हर एक चीज़ का अलग अलग डाटा है। जो $14,000 से अधिक है उसका अलग डाटा है। 14,000 से कम की 3 श्रेणियाँ, उसका अलग अलग डाटा है। तो वो मैंने पूरा आपको पीछे वाली क्लास में दे रखा है। उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था में क्या संभव है। जैसे कि हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा आयात और निर्यात है वो दोनों में कोई भी पाबंदी नहीं है। हम कहीं पर भी आयात या निर्यात कर सकते हैं किसी भी दूसरे देश में। जो फॉरेन ट्रेड है इसमें सम्मिलित है, उस पर कोई बाध्य नहीं है। लेकिन जो बंद अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत हम ना तो आयात कर सकते हैं ना निर्यात कर सकते हैं। और उसके अंदर जो फॉरेन ट्रेड है वो भी क्या है, बंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण। बंद अर्थव्यवस्था जैसा कि हमने पढ़ा है कि जिसके अंदर आयात निर्यात नहीं होता, फॉरेन जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है कुछ भी नहीं होगा, ट्रेड आप नहीं कर सकते। जैसे हमारा भारत देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, वहाँ पे भी फॉरेन ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ है, जापान भी है। लेकिन उत्तर कोरिया ऐसा देश है जिसके अंदर क्या है, ना तो आप आयात कर सकते ना निर्यात कर सकते। वो एक बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या है। मुख्य विशेषता उसकी होती है कि वो उच्च जीवन स्तर पर रहते हैं, जहाँ पर मशीनी का ज़्यादातर प्रयोग होता है। उसके अंदर क्या होता है, बेरोजगारी, जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा स्तर है, हर चीज़ में बेहतर पहलू पर प्रयोग होता है। और उसमें जो इनकम सोर्सेज है वो भी बहुत अच्छे लेवल की होती है। इसलिए विकसित देश की मुख्य व्यवस्था की वहाँ पर उच्च जीवन स्तर होता है। विकासशील देशों में क्या होता है, जो विकासशील देश होते हैं उसके अंदर जो पूंजी है उसकी कमी होती है। जो मशीनीकरण कम होता है। जो लेबर है, श्रम की क्या होती है, अधिकतर प्रचुरता होती है। उसके बाद जीवन स्तर का मुख्य महत्वपूर्ण संकेतक क्या है। जो जीवन स्तर में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी देश के लिए, विकसित या विकासशील किसी भी देश में, तो वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमें आइडिया नहीं होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। हर चीज़ का एक पहलू होता है। तो वो हमें किसके द्वारा मिलता है, हमें शिक्षा के द्वारा मिलता है।
उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राइमरी सेक्टर है, वो हमारा किससे संबंधित है? वो हमारा प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ का सेक्टर डिवीजन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहला पहलू क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें सबसे पहले हमारी जो प्राकृतिक हमारा वातावरण है उसका क्या है, बेहतर तरीके से, जो बिना उसको किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, बिना किसी भी मुसीबत के हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें, तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो कृषि एग्रीकल्चर है वो हमारा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो तृतीय क्षेत्र है वो हमारा किससे संबंधित है? वो हमारा सेवा से संबंधित है। जैसा कि आप तीनों पॉइंट देख रहे हैं कि जो प्रथम क्षेत्र है वो हमारा कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर सेक्टर। जो दूसरा है द्वितीयक, वो हमारा औद्योगिक इंडस्ट्री क्षेत्र से संबंधित है। जो हमारा तीसरा है वो सेवा सर्विस से संबंधित है। उसके बाद है बैंकिंग, किस क्षेत्र में आती है? जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? वो हमारा तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हम प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की एक मिलावट का आप कह सकते हो, जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर में हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार की कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर आपको एक याद रखना है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कितना है, इसके अंदर हमारी चॉइस कितनी है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद जो रेड कॉलर जॉब होती है वो हमारी कौन सी होती है? प्राथमिक, जैसे कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत आता है, वो हमारी रेड कॉलर जॉब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो ब्लू कॉलर जॉब है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? उद्योग इंडस्ट्रियल सेक्टर 2। और जो व्हाइट कॉलर जॉब है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? सेक्टर 3, तीसरे सेक्टर के अंतर्गत। उसके बाद अगला प्रश्न है कस्टमर इज किंग, जो उपभोक्ता है वो क्या, एक राजा है, वो किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो वो हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसके अंदर क्या होता है, जो उपभोक्ता है उसी को हम एक राजा की तरह ट्रीट करते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सी श्रेणी के लोग इसमें नुकसान पा रहे हैं या कौन सी श्रेणी के लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर सिर्फ पैसा देखते हैं और इसके अंदर क्या होता है, चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए हम जो कस्टमर इज किंग उसके सेटिस्फैक्शन के लिए पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके अंदर क्या होता है, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पब्लिक जो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत जो सरकारी समावित्ता हो, गवर्नमेंट इंटरफेस होता है, वो होता है, उसके अंदर शामिल होता है। लेकिन जो पूंजीवाद होती है उसके अंदर नहीं होता है। उसके बाद है भारत में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व क्या कहलाता है? जो सार्वजनिक और निजी दोनों को मिला के चलते हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के चलते हैं, वो हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है? वो आती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी कितनी होती है? जैसा कि हमने पीछे वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, जो सार्वजनिक क्षेत्र जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंदर 51% या उससे अधिक के जितने भी शामिल होगा, जितना भी एक तरह से सहमति होगी या एक तरह से जितना भी हम उसके अंदर यूटिलाइजेशन देंगे गवर्नमेंट का, तो वो 51% से अधिक होना चाहिए और 100% तक मान्य है। उसके बाद जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद क्षेत्र में क्या होता है, जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है वो 44% या उससे कम होता है। उसके बाद एक हमने पढ़ा था इसी के अंदर 50:50 जो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है वो हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है। यदि वो कार्य सफल हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अपने अंडर ले लेती है, जिसको हम BOT मॉडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद SBI किस क्षेत्र का उदाहरण है? जैसा कि आपको पता है कि SBI जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो किसके अंतर्गत है? वो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। उसके बाद PPP जैसा कि आपने अभी पढ़ा है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है वो होती है इसके अंतर्गत, वो 50:50 होती है। BOT मॉडल का इसके अंतर्गत प्रयोग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है जो संगठित क्षेत्र उसकी पहचान क्या होती है?
संगठित क्षेत्र मीन्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उसके अंतर्गत क्या होता है हमारा, सबसे पहली चीज़ है जो हमारा वेतन है वो निश्चित रहता है, जो सामाजिक सुरक्षा वो मिलती है, मीन्स फिक्स्ड सैलरी, लीगल प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, आपको हर चीज़ के लिए अलग से छुट्टी मिलती है, उसके लिए आपकी कोई सैलरी डिडक्ट नहीं होती, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। असंगठित के अंदर क्या होता है, ना तो हमारी कोई फिक्स सैलरी होती है, ना हमें सामाजिक सुरक्षा मिलती है, ना हमें कोई प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो सारी चीज़ें संगठित और असंगठित की पहचानें हैं। उसके बाद वर्तमान भारत में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो जैसा कि हमने पिछले वाली क्लास में बताया था, जो वर्तमान समय में भारत में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। और हमने 2 पॉइंट और बताए थे कि जो पुराने समय में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लगभग 1991-92 के आसपास तक जो भारत की जो जीडीपी थी उसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता था, प्राथमिक क्षेत्र कृषि का होता था। और उसी टाइम पे जो ग्रोथ इकोनॉमी थी वो भी हमारी किसके अंतर्गत आती थी, प्राथमिक के अंतर्गत आती थी। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, जो भारत की जीडीपी है उसके अंदर तृतीय क्षेत्र आता है। और जो लेबर श्रम जो सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं वो आज भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्राथमिक जैसे कि हमने आपको बता दिया एग्रीकल्चर सेक्टर, द्वितीयक इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तृतीयक जिसमें दोनों का हस्तक्षेप बराबर का या उससे कहीं अधिक, जिसमें कस्टमर इज किंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये इसके आंसर किए हैं भाई। उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये भी हमारी पहली क्लास और इस क्लास दोनों का मिक्सअप है। पहला प्रश्न है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक, इसके लेखक कौन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मैंने मैक्रो के रैगनार और माइक्रो के अपने एल्फ्रेड मार्शल और मैक्रो के हमारे जेएम केन्स, तो उनकी बुक्स हमेशा आपको याद रखनी है। जैसे इसमें पहला ही प्रश्न आ गया वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। ये आपको याद रखना है। इसकी 2 पुस्तकें और हैं, आप एक बार जाके ध्यान से पढ़ें पहले वाली क्लास को। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा किसने दी, तो जैसा कि हमने पीछे वाली क्लास में बताया था, जो अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा वो रॉबिन्सन ने दी थी। और जो इसके जनक माने जाते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र के, वो हमारे एडम स्मिथ माने जाते हैं। और जो भारत में अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं वो चाणक्य या कौटिल्य माने जाते हैं। उसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार की है, ये एसएससी में प्रश्न आया हुआ भाई कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर का हस्तक्षेप होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, ये रेलवे में प्रश्न आया हुआ है। जो प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है वो किस आधार पर होती है, वो होती है भाई राष्ट्रीय आय, जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसको कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जिसके बाद हमें प्रति व्यक्ति आय की गणना मिलती है। और इसका डाटा वर्ल्ड बैंक देता, विश्व बैंक देता, और वो हर साल 1 जुलाई को इसकी रिपोर्ट जारी करता है। इसके बाद विश्व बैंक द्वारा आय वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ये एसएससी में प्रश्न आया हुआ है। विश्व बैंक द्वारा भी जो आय वर्गीकरण है वो हमारा प्रति व्यक्ति आय उसके अंतर्गत होता है। इसका भी हम टिक कर देते हैं भाई। उसके बाद निम्न में से कौन सी बंद अर्थव्यवस्था है, ये इंडियन आर्मी में प्रश्न आया हुआ भाई। जो बंद अर्थव्यवस्था उसके अंदर जो आयात निर्यात है वो कुछ भी नहीं होगा। इसका आप साधारण प्रश्न देखते ही आपको उत्तर दिमाग में आ गया होगा, उत्तर कोरिया, जहाँ पर ना तो फॉरेन ट्रेड है, ना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ना आप आयात निर्यात कर सकते हो। उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था में क्या शामिल होता है, ये रेलवे में आया हुआ है। इसका भी आपको पता है कि जहाँ पर आयात और निर्यात दोनों होते हैं, फॉरेन ट्रेडिंग होती है, वो सारी चीज़ें खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति कब अपनाई थी, भारत ने भाई 1991 में उदारीकरण की जो नीति है वो अपनाई थी। विकसित देश की पहचान क्या है, जैसा कि हमने पीछे वाली क्लासों में पढ़ा है कि जो विकसित देश की पहचान है वहाँ पर क्या होगा, जो जीवन स्तर है वो उच्च हाई लेवल पर होगा, और वहाँ का जो रहन सहन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है। वहाँ पे शिक्षा प्रॉपर होती है, वहाँ पे आपका स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, वहाँ पर मशीनों का ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी विकसित देश की पहचान है। उसके बाद विकासशील देशों में क्या पाया जाता है,
विकासशील देशों में सबसे बड़ी जो कमी है, जो नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या होता है, पूंजी की कमी। मशीनों का बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और ये क्या है, एक तरह से इसकी लिमिटेशन भी है, क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं उसमें क्या है, मजदूरों को हम ज़्यादा काम देते हैं, लेबर प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हम ज़्यादा देते हैं। उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है, 11वीं में प्रश्न आया हुआ भी, जो प्राथमिक क्षेत्र है जैसा कि मैंने बताया आपको कृषि से संबंधित है। और कृषि किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो एक प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद कृषि किस प्रकार का क्षेत्र है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वही कृषि क्षेत्र है, इसलिए इसका कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। उसके बाद उद्योग किस क्षेत्र में आता है, इंडस्ट्रियल, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज का ज़्यादातर प्रयोग होता है। उसके बाद जो बैंक है, बैंकिंग सिस्टम, बीमा जो इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट जो परिवहन है, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका आपको बहुत ध्यान रखना भाई। तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र में जिसमें हम क्या देते हैं भाई, सेवा देते हैं, सर्विस सेक्टर होता है वो हमारा तृतीय क्षेत्र होता है। और जहाँ पर कृषि क्षेत्र होता है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है, और जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होता है वो हमारा द्वितीय क्षेत्र होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व कहाँ होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका जो स्वामित्व है वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरफेस होता है, गवर्नमेंट सेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। उसके बाद जो निजी क्षेत्र है उसका काम सिर्फ एक होता है, वो सिर्फ पैसा कमाते हैं, वो कस्टमर वॉकिंग की तरह यूटिलाइज करते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर हमारे पास जो चॉइसेस है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए निजी क्षेत्र में जो कॉमन एक पॉइंट ऑफ व्यू मानते हैं वो हम क्या, प्रॉफिट कमाना, सिर्फ प्रॉफिट के अंतर्गत हम उसको मानते हैं। उसके बाद जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर आते हैं, उसके अंतर्गत हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर एक साथ काम करेंगे, तो वो हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। उसके बाद अब भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान किस क्षेत्र में है, तो जैसा कि आपको पता कि भारत में आज के टाइम में, वर्तमान के समय में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है, सर्विस सेक्टर। और पहले के समय में 1991 से पहले के समय में कृषि का, प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होता था। पीपीपी का अर्थ इसने पूछ रखा है, जो फुल फॉर्म है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मीन्स अपनी गवर्नमेंट, प्राइवेट मीन्स जो निजी है, एक तरह से जिसके अंदर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता, उन दोनों की पार्टनरशिप होती है 50-50% की। उसके बाद असंगठित क्षेत्र की पहचान क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है, निश्चित वेतन, ये संगठित में होता है। सामाजिक सुरक्षा जो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है वो भी संगठित के अंदर मिलती है। जो पेंशन है वो भी संगठित के अंदर। लेकिन जो अस्थायी रोजगार है, मीन्स आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है, इसके अंदर प्रॉपर नियम होते हैं, वेतन भी पूरा होता है, स्थिरता होती है काम की, 9 to 5:30 आपको जॉब करनी है, 8 to 5 करनी है, ये आपका फिक्स होता है। और जो कार्य समय है वो भी आपकी क्या होती है, फिक्स होती है। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जैसा कि हमने कई बार पढ़ लिया, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद विदेशी निवेश की अनुमति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होती है, तो विदेशी निवेश की अनुमति खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होती है। और जहाँ पर विदेशी निवेश की अनुमति नहीं होती है वो हमारी बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसका सूचक है, वो हमारा जीवन स्तर का सूचक है, जिसमें हमें अभी हमने पढ़ा था, जो वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट भी जारी करती है वो जीवन स्तर के आधार पर बाद में बताती है कि उसमें कितनी इनकम है, उसमें रोजगार कितना है, उसमें शिक्षित लोग कितने हैं, उसमें जो आपकी हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको लेकर कितना ध्यान दिया जा रहा है, जो लोगों के जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है वो उस पर कितना, क्या गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, हर चीज़ का जो पहलू है वो विश्व बैंक करता है। और उसकी रिपोर्ट आपको पता है 1 जुलाई को निर्धारित होती है, 1 जुलाई को वो आपको रिपोर्ट्स देते हैं। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है, जैसा कि हमने बोला था कि हर एक क्लास के बाद आपको एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लास्ट में टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो इस बार भी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको ये देखना है कि इसमें से कितने % आपके ठीक हैं। आपको ध्यान रखना भाई, यदि आप प्रॉपर तरीके से क्लास लोगे
तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज़ है, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या आप बिजनेस कर रहे हो या फेरी वाले हो, हर चीज़ में अर्थव्यवस्था ज़रूर होती है। दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं भाई जो जीवन में हर जगह काम आते हैं। वो होता है सबसे पहले तो आपका इकोनॉमिक्स और दूसरा आपका साइकोलॉजी, जो आप सोचते हो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप करते हो। आपको ये नहीं सोच के चलना कि मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, यदि मैं ये काम कर रहा हूँ तो लोग हंस रहे हैं तो क्या मैं इस काम को बंद कर दूँ, ये नहीं। आपके अंदर अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को ये करना है तो करना है। यदि कोई मेरे को बोल भी रहा है तो पहले उसको देखो कि उसने उस स्तर पर कितना क्या काम किया है। मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आपको ये देखना कि आपके इसमें से कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। यदि आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लास देख रखी होगी तो आपके कम से कम 95% प्लस आपके जो पर्सन है वो ठीक होने चाहिए। यदि आपकी एवरेज उतनी नहीं बन पा रही है तो मैं आपसे दोबारा आग्रह करूंगा कि आप दोबारा एक बार जो हमारी पुरानी क्लासें हैं वो सारी देखें। और हमने आपको जैसे पहले ही बता रखा कि हम मैक्सिमम से ज़्यादा से 20 से 25 क्लास के अंतर्गत आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट ख़त्म कर देंगे, 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, जिसके अंदर आपके सारे MCQ, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आपको पढ़ाई पे पूरा फोकस रखना है। और ये आपकी टेस्ट सीरीज है पूरी, लास्ट में मैंने आंसर की दे दी है, आप चेक कर सकते हो आपके कितने % ठीक है कितने गलत हैं। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, क्लास लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।